स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ मैं यानी आरती आपको हर हफ्ते सुनाती हूँ कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है या कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें जहाँ भी आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, ताकि हर हफ्ते जब मैं एक नई कहानी सुनाऊँ तो आपको इत्तला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कहानियां हर जगह हैं, बस उन्हें इकट्ठा करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। कुछ कहानियां अलग अलग रूप लेकर बार बार हमारे सामने घटती रहती हैं, बस किरदार बदलते हैं, उनकी पृष्ठभूमि बदलती रहती है। आज अपनी ही लिखी एक ऐसी कहानी आपके साथ बांट रही हूँ। पिछले साल ये कहानी मैंने अंग्रेजी में लिखी थी और एक दोस्त के कहने पर एक कंपटीशन में भी भेज दी थी। जीत भी गई और छप भी गई। किताब का नाम है एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट, 25 स्टोरीज 25 वुमेन। इस कहानी का हिंदी अनुवाद कर आज आपको यहाँ स्टोरी जैम पे सुना रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। गोल घूमने वाले दरवाजे मुझे बहुत पसंद हैं। आप समझ गए ना मैं किन की बात कर रही हूँ? वही जो महत्वपूर्ण जगहों में होते हैं, जैसे बैंक या बड़े बड़े दफ्तरों में। आपको तय करना होता है कि किस दिशा में जाना है और बस धकेलिए और निकल जाइए। जो तय नहीं कर पाते वो गोल घूमते रह जाते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा सा ही है, नहीं? मुझसे बेहतर ये शायद और कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं अक्सर जीवन के गोल दरवाजों में अटक जाती हूँ, गोल घूमती रह जाती हूँ। अपना मन बनाना, कुछ तय करना मेरे लिए आसान नहीं। जितना जरूरी निर्णय लेना होता है, मेरा दिमाग उतना ही निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब मेरे लिए दूल्हा ढूंढने की बात उठी थी। मुझसे कहते ना बना कि मुझे शादी नहीं करनी, या कम से कम इतना ही कह देती कि मुझे हरजीत से शादी नहीं करनी। हरजीत, हैरी, सब उसे हैरी ही बुलाते थे क्योंकि लंदन में उसके स्कूल कॉलेज के मित्र उसे इसी नाम से जानते थे। मैं भी कॉलेज जाती थी और उस कॉलेज में इम्तियाज भी था, जिसे चलते चलते यूं ही झट से नजर उठा मैं देख लिया करती थी। अपनी क्लास में वो हमेशा खिड़की के पास की सीट पर बैठता और जब सर झुकाए, भौवें सिकोड़े, आंखों से किताबों के पन्ने नहीं टटोल रहा होता, तब वो नजर उठा खिड़की से आसमान को देखता। उस आसमान को जिसके ठीक नीचे साइकिल स्टैंड पर मैं धीमे मंदे हाथों से अपनी साइकिल खड़ी करती, दुपट्टा संभालती, तब तक जब तक उसकी नजरें आसमान से तैरती हुई मुझ पर ना आ थमती। न जाने वो कोई ख्याल होता जो उसने आसमान से तोड़ा होता, या मेरा सुर्ख चेहरा कि उसकी आंखों में मुस्कान उतर आती। वो अपने माथे से बालों को हटाता और उसके होंठ हंसी से खिल जाते। उस समय मेरे अंदर घबराहट का गुबार उठता कि बस किसी तरह यहां से गायब हो जाऊं। हैरी अपने माता पिता के साथ मुझे देखने आया और उसी दिन रिश्ता भी पक्का हो गया। 15 दिन में हैरी और मेरी शादी हो जानी थी, क्योंकि लंदन में हैरी की दुकान में क्रिसमस सेल थी, जिसके लिए उसका लौटना ज़रूरी था। वक्त कम था। तारीख पक्की होने के बाद हैरी अक्सर अकेला हमारे घर आता। आंगन में मेज़ कुर्सी लगाई जाती और रसोई से तरह तरह के खाने ला माँ और मैं मेज़ पर सजाते। हैरी को कुछ अच्छा लगता और वो खाते खाते कह देता तो माँ की बाँझें खिल जाती। पापा झट से उसकी प्लेट में और रख देते और माँ खाने की या मेरी तारीफ के पुल बांधने लगती। कभी कभी हैरी कान फोन से लगाए आंगन के कोने में चला जाता और अपने घर वालों से फुसफुसा के बातें करता, और फिर आकर पापा को शादी के इंतजाम के मुतालिक अनुदेश देता। मेरे पापा, जो हमारे आंगन के नीम के पेड़ से अविचल थे, हैरी की बात सुन लता से झुके अशक्त हो जाते। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था,
माँ खुशी और घबराहट में बेसुध सी यहाँ वहाँ भाग रही थी। मेरी शादी के साथ साथ मेरे जाने की तैयारी में हड़बड़ाई सी रहती। एक चमकदार नए सूटकेस में मिठाई और नमकीन के डब्बे संजोए गए। माँ दर्जी से 3 बार लड़ी कि मेरे सूट तैयार क्यों नहीं। कई बार मेरे बैग खोले लगाए बंद किए गए। फोन पर रिश्तेदारों से होती बातचीत से मुझे पता लगा कि पापा ने अपने दफ्तर से लोन लिया है। माँ और पापा एक दिन सुबह ही बैंक चले गए लॉकर से सारे जेवर लाने। लौटे तो माँ के पास जो कुछ भी था वो एक छोटे से पुराने काले पर्स में ले आई थी, जिसे उन्होंने अपनी कांख के नीचे कसकर दबा रखा था। एक दो बार यूं भी हुआ कि हैरी और मुझे एक साथ अकेले बैठा दिया गया ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। हैरी के पास बहुत कुछ था कहने को। वो ऊंची आवाज में बताता अपनी दुकान, घर, गाड़ी के बारे में। जब वो बोलता तब अपने हाथ हिला हिला के बोलता और धूप उसकी सुनहरी घड़ी से छिटक आंगन की दीवारों पर जुगनू बिखेर देती। मुंह में जबान है कि गाय की तरह बस दीवारें ताकती है, उसने कहा तो मैं हड़बड़ा के सीधी हुई। कुछ अपने कॉलेज और सहेलियों के बारे में बताने लगी। सिर हिलाते हुए वो हंसा और दांतों में फंसा रेशा निकालते हुए पूछा, इस कॉलेज में कुछ काम की चीज भी सिखाते हैं, जैसे चिकन चिकन बनाना? वो खीखी कर हंसते हुए फोन उठा अपने मैसेजेस देखने लगा। मैं जवाब दे नहीं पाई और मेरे जवाब के लिए वो रुक नहीं सका। नंबर मिलाया और बात करने आंगन की दूसरी तरफ चला गया। जब वो फोन पर बात नहीं करता तब वो फोन को देखता रहता है। हैरी ऊपर आसमान की ओर कभी नहीं देखता। शादी के दिन सुबह मेरी नींद एक झटके से टूटी। बाहर शोरगुल मचा हुआ था। खिड़की खोलकर आंगन में देखा तो जाने अनजाने बहुत से चेहरे दिखे। कुछ आदमी शामियाना लगा रहे थे, चाचा जी हलवाइयों पे बरस रहे थे और पापा किसी आदमी के साथ खड़े अपनी डायरी में फहरिस्त बना रहे थे। मेरा छोटा भाई और उसके दोस्त छत से लाइटें टांगने की कोशिश कर रहे थे। सामने वाले कमरे में छोटी ममेरी चचेरी बहनों की डांस रिहर्सल चल रही थी। मैंने खिड़की के पल्ले फिर बंद कर दिए और आंखों के भी। सब कहते हैं कि शादी का दिन एक लड़की की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता है। फिर ऐसा क्यों कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। दिल, दिमाग, ज़बान सब सुन पड़ गए थे। मैं बेवकूफ नहीं, जानती थी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरे लिए शायद इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता था। अब तक स्कूल टीचर बनने का सपना ही देख पाती थी। अब विदेश में रहूंगी, जिंदगी के सारे आराम होंगे। बाहर रहूंगी तो शायद घर पर सबकी मदद भी कर पाऊंगी। और क्या पता भाई को भी वहीं बुला लूं। ये सोचते ही मन थोड़ा हल्का सा हुआ, अच्छा लगा। माँ आवाज दे रही थी। मैं उठकर तैयार होने चली गई। शादी सुबह जल्दी ही निपट गई और दोपहर में हैरी और मुझे एक साथ खाना खाने बिठाया गया। खाते खाते हैरी मेरी तरफ झुककर कान में कुछ कहता और हंस पड़ता। उसके मजाक मेरी समझ नहीं आते और मेरी उलझन उसकी। एक एक कर रिश्तेदार पड़ोसी अपने अपने घर को हुए। हैरी के माता पिता कुछ दिन अपने गांव रुकना चाहते थे, सो देर रात हैरी और मुझे टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए विदा कर दिया गया। सड़क दौड़ रही थी और खिड़की के बाहर अंधेरा सब कुछ निकल चुका था। जल्द ही हैरी की नींद लग गई। उसके हाथ और टांगे गाड़ी की सीट पर यूं फैले थे जैसे मेरे कॉलेज की बायोलॉजी लैब में टेबल पर चूहा। अगर ये बात मैंने अपनी सहेली रानी और शब्बों से कही होती तो हम तीनों कितना हंसती। ये सोच मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू रानी और शब्बों के लिए, जो विदाई में मुझे गले लगाकर इतना रोई थी कि मेरा दुपट्टा गीला हो गया था। आंसू उस कॉलेज के प्रोफेसर के लिए जो माँ को यह कहने आई थी कि मुझे एग्जाम दे लेने दे, और जिन्हें मैंने अगले दिन कॉलेज में रोक कर कह दिया था कि मेरे घर ना आया करें, क्योंकि माँ उनसे मिलकर बहुत परेशान हो गई थी। आंसू माँ और पापा के लिए, जो फिर न जाने कब मिलेंगे, और कुछ आंसू इम्तियाज के लिए।
जिसे मैंने कॉलेज के आखिरी दिन देखा था, दूर से, और साइकिल रोक छिप गई थी दीवार के पीछे। वो साइकिल स्टैंड के पास खड़ा बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वापस मुड़ मैंने घर तक जितनी तेज बन सका साइकिल चलाई। साइकिल के पेडल पर जीवन का सारा आक्रोश उतार दिया। टैक्सी में बैठ जब ये याद आया तो मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, ताकि उस सुबह की छवि मेरे दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाए। जब एयरपोर्ट पर टैक्सी रुकी तो हैरी झट से गाड़ी से उतरा और ड्राइवर के साथ ट्रॉली पर सामान लादने लगा। मैं टैक्सी से उतरी तो चारों तरफ से शोर ने जैसे एक साथ हमला बोल दिया। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें, माइक्रोफोन पे अनाउंसमेंट, पुलिस वाले की सीटी अंदर से उबकाई सी उठी। हैरी ने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा। मैंने पासपोर्ट सहेज के पर्स के अंदर वाली जेब में रखा था। मेरे हाथ घबराहट और पसीने से फिसल रहे थे। जिप खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि हैरी ने मेरे हाथ से पर्स छीन लिया, उसमें से मेरा पासपोर्ट निकाला और पर्स वापस मेरे हाथों में फेंकते हुए कुछ अंग्रेजी में बड़बड़ाया। हैरी की लंदन वाली अंग्रेजी भले ही मेरी समझ ना आए, लेकिन उसके शब्दों का ताप मुझे झुलसा गया। लंबे डग भरता मुझे पीछे आने का इशारा कर हैरी गेट की तरफ बढ़ गया। अपना पर्स कंधे पर टांग सूटकेसों से लदी ट्रॉली को संभालती धकेलती मैं आगे बढ़ी। अंदर से एयरपोर्ट किसी विशालकाय हवेल मछली के पेट सा गुहामय था। मैं हैरी से कुछ ही दूर उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब जब वो भीड़ में छिप जाता, मेरा दिल धक्क से रह जाता। पूरी कोशिश के बावजूद मैं उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी, और जब पहुंची तब वो अचानक रुक गया। यहां खड़ी रहना, ओके? हैरी ने फर्श की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो चला गया। सच कहूं तो राहत मिली। सूटकेस के पहाड़ को धक्का नहीं देना था। खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। तब मैंने उसे पहली बार देखा। मुझ जैसे कपड़े पहने थी वो, चटख रंग की सलवार कमीज, सोने के कर्णफूल, नेकलेस, कंधे से लटका सफेद पर्स। वो मेरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ देख रही थी, जहां लंबी लाइन लगी थी। एक छोटी सी 3-4 साल की बच्ची उसकी टांगों से लिपटी हुई मुझे एकटक ताक रही थी। कुछ था उस बच्ची के खुले से मुंह और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कि मैं मुग्ध हो गई। मेरी मुस्कान देख वो झट से अपनी मां की टांगों के पीछे छिप गई। फिर गर्दन निकाल धीरे से झांकने लगी। मैं भी हथेली से अपनी आंखें ढक उसे झांक झांक के देखने लगी, और मेरे ऐसा करते ही वो बच्ची खिलखिला के हंस पड़ी। उसकी मां ने पलटकर मेरी तरफ देखा। शैतानी कर रही है? बच्ची की मां ने उसके कंधे पर झूठ मूठ के गुस्से की चपत लगाई और फिर अगले ही पल प्यार से उसका सर सहलाने लगी। तभी एक बड़ा सा काला सूटकेस जमीन पर आ गिरा। मुझे पहले लगा कि शायद मेरी ट्रॉली से गिरा, मगर ऐसा नहीं था। नीले ट्रैक सूट में एक ऊंचे कद के आदमी ने वो सूटकेस उस औरत और मेरे बीच फर्श पर पटक दिया था। वो गुस्से से फुंकार रहा था। उसने सूटकेस खोल दिया था और अब उस औरत की टोहनी पकड़ उसे नीचे की तरफ धकेल रहा था। निकाल इस कूड़े को, बेवकूफ औरत। सारे सूटकेस तेरे ओवरवेट निकले हैं। आदमी गुस्से से तमतमा रहा था। वो सूटकेस से सामान निकाल निकाल कर फर्श पर फेंक रहा था, और औरत उस सामान को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक टीन का डिब्बा निकला, हाथ का बना स्वेटर, रबर बैंड से बंधी पन्नियां, एक प्लास्टिक का सस्ता सा खिलौना, एक फोटो फ्रेम। औरत का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसका दुपट्टा कंधों से फर्श पर गिर गया था। वो गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, अपने पति के हाथों को थामने की कोशिश कर रही थी। जाहिल, 1000 बार इंडिया से जाती है, हर बार कूड़ा भर के ले जाती है और सोचती है मैं इस बकवास के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। गलती मेरी है, भिखारियों के घर में शादी की। उस औरत ने सर उठाया और तब उसकी और मेरी नजर टकराई, सिर्फ एक पल के लिए। लेकिन उस एक पल में सब थम गया। उसकी और मेरी आंखों ने न जाने कितनी कहानियां एक दूसरे को सुना ली, कितने समंदर एक साथ पार कर लिए उस एक पल में। फिर
उस शर्मसार औरत ने अपनी नज़र हटा ली। आते जाते लोग फर्श पर पड़े सामान से बच के निकल रहे थे और उस सामान के गिर्द होते तमाशे से नज़र चुरा रहे थे। छोटी बच्ची सिसकियां ले ले कर रो रही थी। कभी अपनी माँ का हाथ, कभी टांग पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहने एक औरत ने आकर उस आदमी को शांत होने के लिए और बिखरे सामान को एक तरफ ले जाने के लिए कहा और चली गई। डर, शर्म और गुस्से से मेरे कान जल रहे थे। छाती में सांसें यूं गूंज रही थीं जैसे समंदर की लहरें पत्थरों से एक के बाद एक टकरा रही हों। वो औरत मैं थी या बनने वाली थी जल्द ही। उसकी एक निगाह ने मेरे अंदर भूचाल ला दिया था। मेरे अंदर के सैलाब को एक कच्चे बांध ने रोक रखा था। वो बांध अब ढह गया और उसमें खुद को समझाए हजारों झूठ बहे जा रहे थे। मैंने देखा कुछ दूर लाइन में खड़ा हैरी मुझे हाथ के इशारे से बुला रहा है। मैं उसे उसके इशारों को देख पा रही थी, लेकिन मेरे हाथ पांव जमीन में जैसे धंस गए थे। मैंने देखा कि हैरी लाइन छोड़े भौएं ताने तेजी से मेरी ओर आ रहा है। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहता, मैंने उसकी तरफ रुख किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हैरी। गलती है, मेरी गलती है। हैरी बौखला गया। दिमाग ठीक है तुझे? इसके बाद हैरी ने क्या कहा मैंने नहीं सुना, सुनना चाहती भी नहीं थी। मैं मुड़ी और चलती गई, तेज और तेज। मेरे कदम और मेरी धड़कन दोनों एक हो गए। रुको, कोई चिल्लाया, ये बाहर जाने का रास्ता नहीं। गोल घूमने वाले दरवाजे को दोनों हाथों से धकेलती मैं बाहर आ गई। दिन निकलने वाला था। सुबह की गुलाबी हवा में जीवन की सी ताजगी थी। मैंने रुक के सर उठाया, आसमान की ओर देखा जो बाहें फैलाए मुझे उड़ने को कह रहा था। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और आपके ख्यालों का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझसे संपर्क करने के सारे माध्यम इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, कविता या लेख के साथ। तब तक अलविदा।